ठीक है। नो स्कूल मेंटल हेल्थ, तो हमारे सामने यहां पर सबसे पहला जो वर्ड निकल के आया वो निकल करके आया स्कूल। तो भाई स्कूल होता क्या है? आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को एक फोटो भी नजर आया। इस फोटो को देखने के बाद में तुरंत आपके मस्तिष्क के अंदर जिस स्कूल में आप लोग पढ़ा करते थे या कहीं पर जिस स्कूल में आज आप पढ़ा रहे हैं या आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी तस्वीर उभर के आई होगी। सर स्कूल तो वो होता है ना, जहां पर टीचर होते हैं, जहां पर स्टूडेंट होते हैं, जहां पर ग्राउंड होता है ना, लैब होती हैं और बच्चे वहां पर लर्निंग का काम करते हैं, टीचर वहां टीचिंग का काम करते हैं। सर ये होता है स्कूल, है ना। सबके मस्तिष्क के अंदर एक अलग अलग प्रकार की एक इमेज उभरी होगी। तो आप सभी प्यारे साथी बहुत बेसिक तरीके से इन टर्म्स को समझेंगे और याद रखेंगे। स्कूल होता है एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। हम लोग जहां पर बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं, और ये हमारा जो स्कूल होता है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ हम किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे ए पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन, के माने कोई भी एक जो व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसकी मानसिक और शारीरिक जो स्थिति है उसका संबंध उसके हेल्थ से होता है। और अब हमारे सामने बात निकल करके आई कि हेल्थ में तो दोनों कंडीशन काउंट होती हैं। हेल्थ के अंदर तो मेंटल कंडीशन भी काउंट होती है और फिजिकल कंडीशन भी काउंट होती है। लेकिन जो हमारा सिलेबस हमें बना करके दिया है केवीएस ने, उसके अंदर किसका जिक्र है? उसमें जिक्र जिस चीज का है वो हमारा मेंटल हेल्थ का जिक्र किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगर कभी आप लोगों के पेपर में हो सकता है वो बना करके दे दे, हेल्थ इज रिलेटेड टू, हेल्थ इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए ओनली मेंटल, जैसे मेंटल ओनली, फिजिकल ओनली, ऑप्शन सी मेंटल प्लस फिजिकल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पेपर में इस तरीके के 4 ऑप्शन उसने बना करके दे दिए, हेल्थ इज रिलेटेड टू, ठीक है, तब आप लोग क्या कहोगे? मेंटल ओनली नहीं, याद रखना सिर्फ हेल्थ का वो जिक्र करता है। तो हम चुपचाप कहेंगे वहां पर हेल्थ जो है उसमें मेंटल और फिजिकल हमारे दोनों आते हैं। और केवीएस ने जो हमारा सिलेबस बनाकर दिया उसने मेंटल हेल्थ पर फोकस किया है। और मेंटल हेल्थ का संबंध उसने किससे जोड़ा? मेंटल हेल्थ का संबंध उसने जोड़ दिया जिससे वो हमारा स्कूल हुआ। अब केवीएस ये कहता है कि देखिए जो विद्यालय है बालक का, जो स्कूल है उस बच्चे का, वहां पर उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, और मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट आ रहे हैं उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या उसमें परिवार का भी कारण हो सकता है? क्या उसमें स्कूल स्टाफ भी एक कारण हो सकता है? क्या उसमें उन बच्चों के जो अपने ग्रुप हैं वो भी कारण हो सकते हैं? क्या हम लोग ये समस्याएं जो बालक के जीवन में आ रही हैं उसे एक टीचर के तौर पर, एक काउंसलर के तौर पर, उसे एक माता पिता के तौर पर, क्या एक समुदाय के तौर पर हम उन समस्याओं को दूर करने का काम कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 100% इनको दूर करने का काम किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ दूर होगा कैसे और ये कब दूर होगा, उसके लिए किन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए और याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, देखिए जो मेंटल हेल्थ हमारी होती है ना, वो हमारे इमोशनल लेवल को, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को और सोशल वेल बीइंग को, तीनों को मेरे प्यारे साथियों आप लोग कहेंगे कि इंक्लूड करने का काम करती है। हमारे मेंटल हेल्थ के साथ ही हमारे, है ना, इमोशनल लेवल का, साइकोलॉजिकल लेवल का, सोशल वेलबींग का संबंध
जुड़ा रहता है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपनी एक पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे विद्यालय में, हमारे इस समाज में, हमारे परिवारों में आज से पहले के समय की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने यह देखा था कि सब लोग बड़े मिलजुल करके रहा करते थे। देखो, जब आप मैं हम सभी स्कूल में जाते थे, वो वक्त आप याद कीजिए जब हम छोटे थे, है ना? हम छोटे थे लेकिन परिवार बड़े हुआ करते थे। होते थे ऐसा? है? सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा आप लोगों ने कि पहले के तो जो परिवार हैं वो परिवार भी हमारे 20, 25, 30, 50 लोगों तक के परिवार हुआ करते थे। और आज के परिवारों की हम लोग अगर बात करते हैं तो उस परिवार के अंदर तो बच्चे के पास 2 से लेकर के, है ना, मैक्सिमम 5 पर्सन होते हैं। माता पिता, है ना, वो बच्चा, उसके दादा और दादी। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां दादा दादी नहीं है, वहां पर मम्मी पापा, 2 बच्चे और एक काम वाले जो सर्वेंट या मेड रखे जाते हैं। ये सिचुएशंस हैं। और ये जिस प्रकार से जैसे परिस्थितियां बदलती गई हैं, जैसे ये दुनिया बदलती चली गई, उस बदलती दुनिया के हिसाब से ही आपकी, मेरी, हमारी सब लोगों की, और आज सबसे ज्यादा प्रभावित जो बच्चे हो रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ का बहुत बुरा हाल हो चुका है। आपने, मैंने, हम सभी ने कभी पहले यह नहीं सुना होगा। और देखिए, पहले बात मैं गांव और शहर की ही कर लेता हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में यह सुना है कि उस गांव के अंदर कोई व्यक्ति स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से मर गया? कभी आपने, किसी ने नहीं सुना होगा, या कोई रेयरेस्ट केस होता होगा, कोई रेयरेस्ट केस कि गांव में कोई व्यक्ति स्ट्रेस और डिप्रेशन से मरता है। लेकिन शहरों में जब आप जाएंगे, वो भी बड़े शहरों में जब आप पहुंचेंगे ना, तब आप लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे, तुमने देखा उस व्यक्ति को? किसको? अरे, एक व्यक्ति होता था हमारे पड़ोस में, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, सबके साथ घुल मिलकर के रहता था, लेकिन वो मर गया। और हमें बाद में पता चला, उसके घर वालों ने कहा कि कुछ दिन से ये डिप्रेशन में था और डिप्रेशन की वजह से मर गया, और डिप्रेशन की वजह से मर गया। तो आप लोग यहां पर क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हो? आज की क्लास में मैं कह रहा हूं, पहले ही लिखने का बहुत ज्यादा नहीं होगा, और क्लास के बाद में ये सोचना मत कि आज की पीपीटी पे तो बहुत कुछ लिखा नहीं है सर ने। आज की क्लास में तो सर सिर्फ बोले ही बोले हैं। आज की क्लास सुनने वाली क्लास है। तो सारा का सारा जो रीजन रहता है इन सब चीजों के पीछे का, वो भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हमने ऐसा पाया कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। और जो मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक और मोस्ट इग्नोर्ड एरिया कहा गया, वही एरिया कहा गया हमारा मेंटल हेल्थ। कभी कोई ये जिक्र भी कर दे, कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार, मैं तो ना स्ट्रेस में हूं। स्ट्रेस में हूं? क्या होता है स्ट्रेस? ये स्ट्रेस वगैरह नहीं लिया करते हैं। कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, और वो बोल रहा है, वो बता रहा है, वो कह रहा है, उसके बावजूद भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा, है ना? कौन ध्यान देता था पहले, और कौन कहता था? लेकिन लोग पहले भी स्ट्रेस में होते थे, आज भी स्ट्रेस में हैं, और आगे भी स्ट्रेस में होते रहेंगे। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा मेंटल हेल्थ का एरिया है, मेरे प्यारे साथियों, वह मोस्ट इग्नोर्ड रहा है। क्लियर है?
मोस्ट इग्नोर्ड एरिया, इस पर कोई भी ध्यान ही नहीं देता था। और अब मेंटल हेल्थ की जो हमारी सिचुएशन रहती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो प्रॉब्लम आती कहां से है, कैसे पैदा होती है, उनके बहुत सारे रीजन, लेकिन सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले होती है प्रॉब्लम, समस्या। ये पैदा करती है एंजाइटी, एंजाइटी पैदा करता है स्ट्रेस, स्ट्रेस बनाता है डिप्रेशन, और जो इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता है, जो इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता है, आप लोगों ने देखा कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत। विकास बेटा, कोई चीज छूटी हुई है तो 11 फरवरी से 15 फरवरी के बीच करवाऊंगा, अभी प्लीज टॉपिक पे आ जाओ। आप लोगों ने देखा होगा ना, सुशांत सिंह राजपूत पूरी दुनिया के सामने इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, और ऐसे तो अनेकों लोग हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन वो देश के जाने माने एक्टर थे, हाईलाइट काफी रहे, हर किसी ने उनके केस को देखा। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आती है इंसान की जिंदगी में, वो प्रॉब्लम पैदा करती है एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि क्या होता है, चिंता होती है, किसी साथी को ना पता हो तो। उसके बाद में मेरे प्यारे साथी, स्ट्रेस, तनाव उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ता है, फिर धीरे 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 वो व्यक्ति अपने डिप्रेशन में पहुंचता है, और उस डिप्रेशन से बहुत सारे लोग उभर जाते हैं, और जो उभर नहीं पाते हैं वो सुसाइड कर जाते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में यूं ही चुपचाप चुपचाप चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जो व्यक्ति मेंटल हेल्थ, जिस इंसान की इफेक्ट होती है, वो कभी भी सामान्य तौर पे जीवन नहीं जी सकता, सामान्य व्यक्तियों के जैसा उसका व्यवहार नहीं होता है। आप कभी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा पाते हैं, जो व्यक्ति पहले बड़ा खुश था, बड़ा मौज मस्ती के साथ में रहा करता था, और वो उस व्यक्ति का व्यवहार अचानक से और एकदम से बदल गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। याद रखना, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बड़े खुश दिखते हैं पूरी की पूरी दुनिया को, कि इसकी जिंदगी में तो मान लो कोई समस्या होगी ही नहीं, और एक दिन अचानक से हम लोगों को पता चलता है कि वो व्यक्ति तो मर गया, और पता चलता है कि उसकी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही थी, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में था। तो हम लोगों को अच्छे भले चलते हुए भी व्यक्ति का पता नहीं चलता है कि वो डिप्रेशन में है, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं। और जो प्रॉब्लम है वो बढ़कर एंजाइटी में क्यों आई, एंजाइटी से बढ़कर स्ट्रेस में क्यों आई, और स्ट्रेस से बढ़कर डिप्रेशन में क्यों आई, उसका कारण यह है कि हम किसी के साथ अपनी उस बात को, जिसने यहां समस्या पैदा की हुई थी, वो डिस्कस नहीं कर सके, वो किसी को बता ही नहीं पाए। तो यहां पर प्रॉब्लम क्यों बनी है, क्योंकि मोस्ट इग्नोर्ड एरिया है। हम लोग ना बड़े हेजिटेट करते हैं किसी को बताने में, जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी समस्या आई, कि यार बेइज्जती हो जाएगी, अरे वो तो जो है ना मेरी इस बात का मजाक बना लेंगे, और हमारी सोसाइटी है भी ऐसी। अगर किसी ने किसी के साथ में किसी बात को शेयर कर लिया, बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रख पाते हैं उसकी बातों को, नहीं रख पाते हैं, बहुत कम होते हैं। तो एक मैं स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से सुनिएगा और लिखिएगा आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं अभी लिखिए। वी शुड एक्सप्रेस आवर इमोशंस। मैं क्लास की शुरुआत में कह चुका हूं, आज की क्लास सुनने वाली क्लास है, आज की क्लास में लिखने जैसा बहुत कुछ नहीं होगा। आज की क्लास पूरी की पूरी 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक भी चल सकती है, सुनने वाली ही क्लास रहेगी, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, लगेगा हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें बोल रहे हैं आज तो सर। जल्दी से लिखिए, वी शुड एक्सप्रेस आवर इमोशंस, we should express our emotions, because unexpressed emotions will never die, because unexpressed emotions will never die। यानी कि आपके मेरे हम सभी के जिस प्रकार के जो भी इमोशन होते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे मन में जो भी थॉट होते हैं, हमें उनको हमेशा एक्सप्रेस कर देना चाहिए।
किसी न किसी के सामने हम उनको एक्सप्रेस जरूर करें, किसी न किसी के सामने जरूर कहें और अपने उस विश्वास के पर्सन के साथ में कहें जिसके माध्यम से हम लोगों को अपनी उस समस्या का निदान मिल सके। अगर किसी को यह लगता है कि मेरे माइंड के अंदर कोई बात आई है, मेरा कोई इमोशन है, है ना, यहां पर कोई थॉट है, किसी के प्रति कोई मेरी फीलिंग है और वो बार बार मुझे हिट करती है और मैं उसको किसी को कह नहीं रहा हूं, तो याद रखना वो आप लोगों को लगातार हिट करती रहेगी। आप उसको दबा लोगे, आप उसको दबा लोगे, लेकिन वो कभी मरती नहीं है। आप लोगों ने सिगमंड फ्रायड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और सिगमंड फ्रायड पता है क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस और हमारी वो इच्छाएं जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, वो कभी भी मरती नहीं है, वो दबा दी जाती हैं हमारे द्वारा ही। और ऐसी दबी हुई हमारी इमोशंस, इच्छाएं, बातें, विचार सब कुछ हमेशा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है, हमेशा रहेगा इस अनकॉन्शियस माइंड में। और वो किस रूप में और कब बाहर निकलता है हमें पता ही नहीं होता। तो आप लोग ये प्रयास जरूर करना, हमेशा ये प्रयास करना। मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की एक बड़ी कहानी बताता हूं। ऐसे ही जब मैं एक बार टॉपिक पढ़ा रहा था सिगमंड फ्रायड का, उसमें इसी प्रकार की मैंने बात कही थी। तो ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था, ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था, तो वहां पर एक लड़की ने खुद ये बात कही थी कि अजय सर, मैं किसी को बड़ा पसंद करती हूं और मैंने कभी उसको ये बात बोली नहीं और वो बात मुझे काफी लंबे समय से बार बार हिट करती है। उसको मैंने कहा था कि कुछ भी गलत सही एक तरफ रख दो, अगर वो चीज तुम्हें हिट कर रही है, वो चीज तुम्हें प्रॉब्लम कर रही है ना, एक बार उसको कह दो अपने मन की बात। कुछ समय के बाद जब वो लड़की सिलेक्ट हो गई थी DSSB में, अभी वो टीचर है दिल्ली में, उसने बताया सिलेक्ट होने के बाद कि जैसे सर मैंने वो बात बता दी और जब मैंने बताई ना, उस दिन के बाद से मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रही हूं। आप लोग है ना, बहुत ज्यादा मत सोचा कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, थिंकिंग कीजिए बट ओवर थिंकिंग मत कीजिए। तो इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी आप लोगों को बात ये कि मेंटल हेल्थ आप लोगों को ठीक रखनी है तो शेयर जरूर कीजिए, एक्सप्रेस जरूर कीजिए और हर एक बच्चे के अंदर आप लोगों को इस बात को डालना है कि वो अपने विचारों को शेयर जरूर करें। तो स्कूल के अंदर आप लोग टीचर के तौर पर सबसे पहला काम क्या करोगे? बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप कर दोगे कि बेटा देखो, तुम जो भी सोचते हो उसको आप लोग शेयर कर दो, एक्सप्रेस कर दो। आगे बढ़ते हम लोग और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम यहां पर लिखेंगे। देखिए, जो हमारा स्कूल होता है, इस स्कूल के अंदर दो अलग अलग हमारे हिस्से होते हैं। स्कूल के अंदर एक और होते हैं स्टूडेंट और दूसरी और होता है स्कूल का स्टाफ। बेटा, जो स्कूल का स्टाफ होता है, क्या उसका मेंटल लेवल नहीं होता है? हाँ, मेंटल लेवल तो उसका भी होता है ना। जैसे स्टूडेंट है, जब उसके मेंटल लेवल पे इफेक्ट आ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो क्या जो स्कूल का स्टाफ है उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही है? उसकी भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, वो भी अफेक्ट हो रही है। स्कूल के स्टाफ के अंदर आप लोग क्या पाते हैं? स्कूल के स्टाफ के अंदर टीचर है, टीचर के अलावे आप लोग स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट देखते हैं, पीएन देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं और भी बहुत सारा अलग अलग तरीके का स्टाफ देखते हैं। लेकिन यहां पर स्टूडेंट से जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो टीचर है, तो मैं टीचर पर ही ज्यादा बात करूंगा। अब टीचर जो है हमारे, हम लोगों ने देखा एक नॉर्मल टीचर है, उसके बाद एक हमारा स्पेशल टीचर भी स्कूल में होने लगा है और इसके साथ साथ आप लोग पाते होंगे कि आजकल बच्चों के लिए स्कूल्स में काउंसलर भी आने लगे हैं, काउंसलर भी होने लगे हैं।
क्लियर है? चलिए, तो अब जो स्टूडेंट हैं इसे हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, एक और नॉर्मल है, तो दूसरी ओर हम किसे बताएंगे? जल्दी से कमेंट करो। इतने शानदार तरीके से समझा दूंगा, जब नोट्स को पढ़ोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर विकास अवस्थी कह रहे हैं, सर आप इतनी ज्यादा बातचीत को देखते हुए भी टॉपिक एक्सप्लेन कैसे कर लेते हैं बिना माइंड डाइवर्ट करते हुए? और देखो विकास, ये तब भी नहीं समझते हैं, तब भी डाइवर्ट करने वाली बात करते हैं क्लास के अंदर, है ना? टॉपिक पढ़ लो, बहुत मजा आएगा आज के टॉपिक में। स्पेशल नहीं, यहां पर हम लोगों ने लिखा कि एक हमारा नॉर्मल स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट है हमारा प्रॉब्लमैटिक, समस्यात्मक। दूसरा है हमारा प्रॉब्लमैटिक, हमारा समस्यात्मक। अब साथियों, नॉर्मल तो हमने उसे कहा जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लमैटिक, समस्यात्मक हम लोगों ने उसे कहा कि जिसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है। याद रखना, आप लोग कुछ यहां पर लिस्ट नहीं बनाओगे कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम प्रॉब्लमैटिक में आएगी, और कोई लिस्ट ऐसी नहीं बनानी होती है कि प्रॉब्लमैटिक बच्चे ये होते हैं। जिस भी बच्चे की जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वही प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड कहलाएगा हमारा। याद रख पाओगे इस बात को सभी के सभी? चलिए, अब आप लोग वो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक यहां मत लेके आओ, नॉर्मल और स्पेशल का। हम मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं, हमारा फोकस इस पे है बेटा। नॉर्मल हम लोगों ने किसे कहा? जिसको प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां पर क्लास देख रहे हैं, और क्लास देख रहे हैं तो आपकी क्लास के अंदर कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कह देगा, सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम डेट आ गई है, मेरी तो जबरदस्त तैयारी है, मेरी शानदार तैयारी है, और मैं तो अच्छे से अपना पेपर दूंगा, मैं टेंशन में नहीं हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सामान्य है, सामान्य तरीके से केवीएस अपना काम कर रहा है। 4 साल में उसने वैकेंसी निकाली है ना? 2 महीने में पेपर ले लिया है। केवीएस जैसे नॉर्मल काम कर रहा है, वो बच्चा भी नॉर्मल है। उसने पिछले 2 साल से अपनी तैयारी जारी रखी हुई थी, सारा सिलेबस वही है। एक एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन ही तो गड़बड़ हो गया ना, उसको वो 2 महीने में तैयार कर लेगा, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि बाकी सब तो मुझे आता ही है। तो जिसको प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, और जिसको प्रॉब्लम हो गई वो कौन होगा? वो होगा प्रॉब्लमैटिक। तो कल को जब आप अपने स्कूल में काम करेंगे, आपके स्कूल के अंदर समस्यात्मक बालक आपको कोई भी मिल सकता है। आफरीन, 3 से 4 साल बाद जब अगली सरकार आएगी तब समस्यात्मक। ऑलराइट, चलिए। सर जिसके पास प्रॉब्लम होते हुए इग्नोर करती हैं वो, देखो प्रॉब्लम अगर किसी की भी जिंदगी के अंदर है तो आप लोगों को उस प्रॉब्लम को, अभी मैंने कहा था, जस्ट आपको समझाया था, हमेशा क्या करना है? शेयर करना है, एक्सप्रेस करना है। और बच्चों के अंदर आपको क्या डालना है? जब आपके स्कूल में कोई भी बच्चा होगा तो आप लोग उन बच्चों को सिखाएंगे, बतलाएंगे कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फील करते हो ना, तुरंत उस प्रॉब्लम को बता दो। अब स्कूल के अंदर हमारा बहुत सारा अलग अलग स्टाफ होता है, और बच्चे के सबसे ज्यादा जो करीब होते हैं वो टीचर होते हैं। इन टीचर्स के अंदर जो नॉर्मल टीचर होते हैं, जो स्पेशल टीचर होते हैं, और काउंसलर होते हैं, तीनों के अलग अलग रोल होते हैं। आप लोगों ने पहले कभी भी ये नहीं सुना होगा, जब मैं आप लोग स्कूल में जाया करते थे, कि स्पेशल टीचर्स की भी नीड होती है। आपने नहीं सुना था, लेकिन आज हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर एक जगह ये दबाव दिया जाता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि हर एक स्कूल के अंदर स्पेशल एजुकेटर को नियुक्त कर दो। अगर नहीं करोगे तो हम लोग, है ना, फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। काउंसलर हर एक स्कूल के अंदर होने लगे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, और जो दिल्ली से हैं वो तो ज्यादा जानते होंगे। ईवीजीसी, एजुकेशन
वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ईवीजीसी सुना है? लास्ट 2 बार जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं ईवीजीसी में। आने वाले टाइम में उनके साथ में मैं इंटरव्यू भी करूंगा। ईवीजीसी, ठीक है। ई से एजुकेशन, वी से वोकेशन वोकेशनल, जी से गाइडेंस और सी से बेटा काउंसलिंग होता है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब आपके पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा, कुछ डाटा है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको एक बार लिखो। जो भी हमारे स्कूल होते हैं, जितने भी हमारे स्कूल होते हैं, सभी स्कूल्स के अंदर ऐसा कहा जाता है, ईवीजी से आपके पेपर में पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल्स के अंदर 20% ऐसे बच्चे हैं मेरे प्यारे साथियों इस पूरी दुनिया में जो कि जूझ रहे हैं समस्याओं से, प्रॉब्लम से, मेंटल हेल्थ जिनकी अफेक्ट है बहुत भयंकर तरीके से। क्लियर है? याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए, तो अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखा रहा हूं, इसको एक बार रीड करो। मैं साइड में भी हो जा रहा हूं, अगर मैं बीच में आ रहा हूं तो आप इसको एक बार रीड करो, फिर सारे के सारे डाटा, सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। जल्दी से रीड करो जो लिखा हुआ है। रीड कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि रीड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अब सुनो आप लोग, आप सभी ने सीबीएसई का नाम सुना होगा। सीबीएसई ने जिन जिन स्कूल्स को रिकॉग्निशन दे रखी है, सीबीएसई ने जिन जिन स्कूल्स को मान्यता दे रखी है, तो वो स्कूल कैसे काम करेंगे उसके लिए एफिलिएशन बाय लॉज 2018 में जो तैयार किए थे, उनके अंदर काउंसलर और वेलनेस टीचर को लेकर के जो तैयार किया गया था, उसे आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किस तरीके से तैयार किया गया था, आइए देखते हैं। अगर नजर नहीं आ रहा है तो इसको डाउनलोड करोगे तब इसमें होगा, मैं बोल देता हूं, ठीक है बेटा। जूम करने का ऑप्शन दरअसल आ नहीं रहा है जिस फॉर्मेट पे मैं पढ़ा रहा हूं, इस फॉर्मेट पे। सीबीएसई ने अपने जो मान्यता देने के नियम बनाए हैं स्कूल्स के लिए, तो सीबीएसई कहता है कि हर एक स्कूल के अंदर 11वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक अगर 300 या 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को वहां पर परमानेंट एक काउंसलर रखना होगा, और अगर 300 से कम है तो पार्ट टाइम काउंसलर रखा जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को कहा था ना यहां पर कि टीचर जो है वो हमारे एक तो होते हैं नॉर्मल टीचर, एक स्पेशल टीचर, और एक अब स्कूल्स के अंदर काउंसलर की नीड सबसे ज्यादा है। तो काउंसलर को लेकर के क्या नियम है, पेपर में पूछा जा सकता है, इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी। और ये सीबीएसई के नियम है यहां से कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर 11वीं और 12वीं कक्षा में 300 या 300 से ज्यादा बच्चे हैं तो परमानेंट एक काउंसलर की जरूरत होगी, और 300 से कम अगर हैं तो फिर वहां पर, अच्छा, ये 11वीं 12वीं नहीं बेटा, 9वीं से लिखा है, बहुत बढ़िया। नौवीं से ही क्यों कहा गया, क्योंकि 9वीं से जो बच्चा है वो एडोलसेंस, किशोरावस्था में होता है, और किस एज के बच्चों को सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, वो किशोरावस्था के बच्चों को ही होती हैं। जो किशोरावस्था में होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आएंगे। जब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंचे तो याद रखेंगे इस पूरी दुनिया के अंदर
20% स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से प्रभावित हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज से मेरे प्यारे साथियों जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए, ये तो क्लियर दिख रहा है ना। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे पूछा जा सकता है, लिख लो अपनी कॉपी में। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 हमारे देश में ये किया गया था, हमारे देश में ये हुआ था। और जब ये हुआ तो पता है बहुत बड़े और बहुत चौंकाने वाले डाटा निकल करके आए, बहुत चौंकाने वाले डाटा निकल करके आए। आप लोग भी हैरान हो जाएंगे जब आप इसके डाटा को भी सुनेंगे। तो साथियों इसमें डाटा ये निकल करके आया हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर कि 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं स्कूल्स में और इस व्यवस्था के तहत जिनको आवश्यकता है मेंटल हेल्थ को लेकर के। साथियों यह कहता है कि 15 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और 90% ऐसे हैं जिनको कोई समाधान नहीं मिल रहे। कितना बड़ा डाटा है, हैरान करता है ये डाटा। चलिए याद रहेगा आप लोगों को नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 हमारे इंडिया में हुआ और इसने कहा 15 करोड़ ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं। क्या आप लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, पागल खाने भी हम उनको बोलते हैं ना, कई बार इस तरीके से बोल देते हैं। तो आप गए हैं कभी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स होते हैं? मैं एक बार गया हूं, दिल्ली में शाहदरा में है, एक बार मैं गया था वहां पर, मैंने देखा था ऐसे लोगों को जो बड़ी सीवियर कंडीशंस जिनकी रहती है और इसमें से 90% ऐसे हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट अवेलेबल है ही नहीं। 90%, सोच के देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे WHO का आप लोगों ने नाम सुना होगा। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ये कहता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये ज्यादातर वो होते हैं जो खुद को ही अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। ज्यादातर हम लोग यहां पर किन की बात कर रहे हैं? एडोलसेंस की बात कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर ज्यादातर बातें एडोलसेंस को लेकर के होंगी और WHO ने कहा कि जो एडोलसेंस होते हैं वो ज्यादातर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अब ये अपने आप को नुकसान पहुंचाना अलग अलग हो सकता है। भारतीय यहां पर कह रही है कि सर लॉक है ना लगा कर रखते हैं। बेटा वो अलग अलग, आप लोगों ने तो सीवियर कंडीशन की बात कर दी है। WHO ये कहता है ये बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। कुछ बच्चे किशोरावस्था के अंतर्गत ऐसे होते हैं, अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होंगे अपना सिर फोड़ लेंगे। कुछ ऐसे होंगे किसी को भी कुछ गलत उल्टा सीधा बोल देंगे, फिर उससे पिटाई खाएंगे। कुछ ऐसे होंगे अपना सिर दीवार में मारेंगे, अपने सामान को फेंक देंगे, तोड़ देंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, नस काट लेंगे, नहाना खाना पीना बंद कर देंगे। तो ज्यादातर ये जिनको मेंटल हेल्थ इश्यू रहते हैं वो किशोर जो है अपने आप को ज्यादा है ना समस्याएं पहुंचाते हैं। और याद रखना कि जब व्यक्ति
किसी भी प्रकार से तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, मेंटल हेल्थ इशू होते हैं, या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या वो किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। और ज्यादातर केसेस में व्यक्ति जो वो एक्सप्रेसिव तो होते नहीं है और उनकी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम होती हैं, तो खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेंटल हेल्थ के इशू होते हैं, बेटा वो इशू पैदा होते क्यों हैं? उन मेंटल हेल्थ के इश्यूज का रीजन क्या रहता है? क्या कारण होते होंगे? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे कजन की सिस्टर की बेटी 12th में नीट क्लियर नहीं हुआ लास्ट ईयर, शी अटेम्प्ट सुसाइड। ये बिल्कुल एक कारण है, ये बिल्कुल एक कारण है। बहुत सारे कारण। चलिए अब हम लोग आते हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के इशू बन रहे हैं, वो इशू किन वजहों से हो सकते हैं? सेल्फ, टीचर, स्कूल एनवायरनमेंट, पीयर्स, फैमिली। अब हम यहां पर बात करते हैं मेंटल हेल्थ इशू। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, यहां पर सारी चीजें एक समझ आप लोगों की विकसित कर रहा हूं मेंटल हेल्थ को लेकर के, कि जब नोट्स पढ़ो तो एकदम टू द पॉइंट आपके माइंड में सारी चीजें चली जाएं। नोट्स हैं इस टॉपिक के रटने वाले और क्लास है समझने वाली। सेल्फ, मैंने ये सोचा है कि मैं 10th क्लास का टॉपर बनूंगा। मैंने ये सोचा है कि मैं तो 10th क्लास का टॉपर बनूंगा और मैं टॉपर नहीं बन पाया, मेरी सेकंड रैंक आ गई है और इस सेकंड रैंक आने की वजह से मैं स्ट्रेस में चला गया हूं, ना समय पर खाना खा रहा हूं, रोए जा रहा हूं, एक वक्त के बाद रोना भी बंद कर दिया है, उसके बाद बीमार हो गया हूं और फिर उसके बाद में मैंने, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हुए जिसने टॉपर बनने की सोची थी, कि जो टॉपर बना है उस टॉपर बच्चे की उसने एक दिन पकड़ करके धुनाई कर दी, उसकी पिटाई कर दी, उसके घर पे जाकर के घर पे पत्थर फेंक दिया, उसकी बुक्स उसके नोट्स लेकर के उनको आग लगा दी। ऐसा करते हैं कभी आप लोग? मजाक सोचो, ऐसा भी होता है, ऐसे भी केसेस हैं। तो ये उसका अपना सेल्फ जो कॉन्सेप्ट था, जो वो करना चाहता था, नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो उसने ऐसी एक्टिविटी कर दी। या कुछ ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। मैंने अभी क्या कहा? जिसको मेंटल हेल्थ इशू होगा उसका एक रीजन मैंने बताया है, एकेडमिकली कंपटीशन। और जो बच्चे कंपटीशन लगा करके रखते हैं, अब कंपटीशन जो होते हैं वो तो मैंने पढ़ाई का एक जिक्र कर दिया, इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, टॉपर के नोट्स चोरी कर लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पहलवान हैं, आप लोगों ने सुना रेसलर, आप लोगों ने जो बॉक्सिंग करते हैं बॉक्सर सुना होगा, आप लोगों ने स्कूल के अंदर बच्चों को क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, हॉकी खेलते सुना होगा, बैडमिंटन खेलते हुए सुना होगा। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी होते हैं, वो बच्चे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अपना प्रैक्टिस करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं। और अगर वो किसी वजह से हार जाते हैं तो उस हार को वो कहते हैं ना कि अपने दिल और दिमाग पे ले लेते हैं और फिर उनको वो
उनकी हार पच नहीं पाती और मेंटल लेवल पर स्ट्रेस में आने लगते हैं कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। अब मैं आप लोगों को एक केस बताता हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी 2000, मेरे प्यारे साथियों, 15 में जो आप लोगों ने सुना होगा केवीएस की वैकेंसी आई थी, उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो डिप्रेशन में चली गई। उसने बड़ी मेहनत की थी, इंटरव्यू में रह गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, हम उसके जो टीचर थे हमने उसको सपोर्ट किया। 2017 में जो DSSB की वैकेंसी आई, 2018 में पेपर हुआ, 2019 में ज्वाइनिंग हुई और उस लड़की का 2019 में सिलेक्शन हो गया। तो वो बच्चे, वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के अंदर कोई अपना एक एम बना लेते हैं और उस एम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। क्लियर है? किशोरावस्था के अंदर ऐसा होता है कि हम लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, किशोरावस्था में आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। कंपटीशन में, ठीक है, उसके साथ साथ में मेरे प्यारे साथियों, जो लव वाला एक्शन होता है, इसमें भी पता ही नहीं क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं, पहचान संकट, स्ट्रेस में रहते हैं। किशोरावस्था में फिजिकली और इमोशनली बहुत चेंजेस होते हैं। किशोरावस्था में अट्रैक्शन जो होता है, लव, ये भी मेंटल हेल्थ इशू बनाता है। मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। मैंने किशोरावस्था में बच्चों को स्कूल के अंदर लड़ते हुए देखा है। तू उससे बोल कैसे गया? स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में कहते हैं, देख तेरी भाभी। उन छोटे छोटे बच्चों को किशोरावस्था के अंदर, बेटा हम उस स्कूल से निकल कर आए हैं। लड़कों का ग्रुप होता है, उनमें से कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, ठीक है, और उनको अपने साथियों को कहता है वो तुम्हारी भाभी, वो तुम्हारी भाभी, ऐसे बोलते हैं। और वो लड़की है ना, जब वो उसको, मेरे प्यारे साथियों, प्रपोज करता है और वो मना कर देती है ना, उसके पास लेकर के पहुंचा था, फरवरी के महीने में चॉकलेट डे आ रहा था, तो ढेर सारे चॉकलेट है ना, रोज और लेकर पहुंचता है, और वो लड़की जो है खा लेती है चॉकलेट और उस रोज को वापस कर देती है और कहती है कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे लिए मेरे एक अच्छे दोस्त हो। उसको ठेस पहुंचती है, मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी किशोरावस्था के काल से और वहां से गुजरे हैं, बच्चों के साथ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीचर और स्कूल का जो एनवायरमेंट होता है, वो प्रभावित करता है या नहीं करता है? भाई बहुत प्रभावित करता है, काफी प्रभावित करता है। हाँ, अब उसने मना कर दिया है तो जो उसके साथी हैं वो भी उसको बोलेंगे, ओए मना कर दिया और भाई बना दिया, चॉकलेट खा गई वो तो तेरी। ठीक है, मैं बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से कुछ रीजन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। टीचर और स्कूल का एनवायरमेंट। कोई एक बच्चा ऐसा है, वो बच्चा अपने एग्जाम में फेल हो गया, या उसको कंपार्टमेंट आ गया, या वो बच्चा बार बार प्रयास करने पर भी नहीं कर पा रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व, और टीचर ने आकर के गुस्से में कह दिया
तुझसे ना होगा, छोड़ दे मैथ। आपको पता है, एक टीचर ने अगर ये बात उस बच्चे को कह दी, उस बच्चे को बोल दी, उस बच्चे की पूरी जिंदगी ऐसी हो सकती है कि आगे वो मैथ से डरने लगे। मैं खुद अपनी बताऊं, मैथ मेरा बहुत ज्यादा वीक रहा है। आप सभी लोग मुझसे मैथ के अंदर बहुत आगे मिलोगे। एकदम जीरो मैथ है मेरा। जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ना अपनी, बस घर वालों ने पैसे दे दिए, ये ले अजय बेटा दुकान से जाकर ये सामान लेके आ जा, ठीक है। तो अभी भी जैसे मेरी मम्मी सामान की लिस्ट दे देती हैं, ठीक है, और पैसे दे देती हैं, मैं जाके लेके आता हूं, वो बेसिक कैलकुलेशन आती है मुझे। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मुझे नहीं आती हैं, ठीक है। और मैं अब आप लोगों को बताता हूं मेरा मैथ जो वीक है उसका रीजन क्या है। मेरे स्कूल टीचर, जब मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी तब मुझे समझ में आया था, मेरे स्कूल टीचर बहुत बड़ा रीजन थे मेरा मैथ वीक होने के पीछे, बहुत बड़ा रीजन। क्योंकि उनके जो प्रयास रहते थे, उनके प्रयास ऐसे थे जो कभी सिखाने वाले नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चा अपने स्कूल में कितनी देर के लिए रहता है। आप सभी देखते हो बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है और 2 बजे वो घर आता है, छुट्टी होती है। 8 बजे से 2 बजे तक, मतलब सामान्य तौर पर देखें तो 6 घंटे तो रहता ही रहता है। कुछ बच्चे आधे घंटे पहले चले जाते हैं, कुछ बच्चे आधे घंटे बाद स्कूल से आते हैं। एक 6 घंटे का टाइम तो है, मतलब बच्चे रहते हैं। अब एक बच्चे ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय परिवार के अलावा अगर कहीं बिताया तो वो स्कूल है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए हेल्थ इशू के साथ साथ, मेरे प्यारे साथियों याद रखना, बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर देता है। एक एग्जांपल दूं, और बहुत काम की बात आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत काम की बात, अपनी जिंदगी में याद रखना इस बात को। एक बच्चा है, उस बच्चे के पेरेंट्स ने ये सोचा, ये चाहा कि हम अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल से एजुकेशन दिलवाएंगे, और उस बेस्ट स्कूल में एवरी मंथ जो उस बच्चे की फी जाती है वो जाती है 10,000 रुपीज। पेरेंट्स के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, पेरेंट्स के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने यह सोचा कि बेस्ट स्कूल से मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाऊंगा। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया और उस बच्चे का एडमिशन वहां हो गया, वो बच्चा जाने लगा। उस बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं है, बच्चा तो अभी नादान है। और स्कूल के अंदर जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मजबूत हैं। अब आप देखोगे कि जब आप बड़े प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जो महंगे स्कूल होते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हो, तो 10,000 रुपए जिस स्कूल के अंदर ट्यूशन फीस रहती है, उसी स्कूल के अंदर हर महीने एक्स्ट्रा में वो स्कूल वाले 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक खर्च करवा देते हैं। आप सभी देखते होंगे। अगर इतने बड़े स्कूल में ये पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जो पैसा लगवाते रहते हैं, कभी कहीं टूर पे ले जाएंगे, कभी कुछ करवा देंगे, वो इन पेरेंट ने नहीं सोचा। अब वो बच्चा स्कूल से आकर के, है ना, अपने मम्मी पापा को हर सप्ताह कहता है मुझे 3,000 रुपए चाहिए, आज मुझे 2,000 रुपए चाहिए, आज मेरे स्कूल का ट्रिप वहां जा रहा है। पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं? हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हम नहीं भेज सकते, हम तुझे सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हम तुझे बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही गुस्से में आते हैं, क्योंकि एक वक्त, 1 महीना दे देंगे, 2 महीना दे देंगे,
और उसके बाद में माँ बाप चिड़चिड़े होने लगते हैं। हर माँ बाप अपनी ओर से अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन अगर आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है तो सोच समझ करके स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए हम लोगों को। मेरे प्यारे साथियों, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए इंसान हैं, हम कई बड़े बड़े महंगे स्कूलों में नहीं पढ़े हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट उस बच्चे को मेंटल हेल्थ में कैसा बना देगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस बच्चे को चिढ़ भी हो सकती है उन बच्चों से, हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, समझने लगे कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, हीन भावना का शिकार हो सकता है। स्कूल का एनवायरनमेंट कंप्लीटली बच्चे की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। 100% बच्चे की मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट आता है। पीयर्स की बात करते हैं। आपके बच्चे किस समूह का हिस्सा हैं? आपके जो बच्चे हैं वो कौन से समूह में रहते हैं? ठीक है, तो इसका बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, खेलकूद में बहुत अच्छा था, और उसने ऐसे अपने साथियों को ज्वाइन कर लिया जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, क्लास बंक करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, और वो स्कूल के अंदर एक ग्रुप होता है ना, अपनी जो ये शर्ट बाजू होती हैं इसको फोल्ड करके रखना, कॉलर ऊपर उठा करके रखना, और स्कूल के अंदर दादा बन के रहना, है ना, डॉन अपने आप को स्कूल का दिखाते हैं, वो ज्वाइन कर लिया। जब उस बच्चे का नाम बदनाम हुआ उस ग्रुप में शामिल होने की वजह से, गलत संगति में बैठने की वजह से, फिर वो पछतावा करता है कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, और जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए यहां पर, वही एग्जाम्पल उतने ही नहीं बेटा, इनके तो हजारों एग्जाम्पल हैं। मेंटल हेल्थ तो पता नहीं किस वजह से हो जाए, हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको समझ लें। तो पीयर्स यानी कि जैसे समूह में, जैसे लोगों में आप रहोगे, उसी प्रकार के आप धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और किशोरावस्था में जो हमारे साथी होते हैं वो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। किशोरावस्था में दोस्ती अपने बच्चों की बहुत सोच समझकर करवाना, उस वक्त की दोस्ती सबसे पक्की दोस्ती मानी जाती है। और इसी समय पर बच्चा अपने, है ना, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव मेंबर बनता है ग्रुप का, यानी एक्टिवली फ्रेंडशिप करता है। फैमिली, फैमिली तो बच्चे की मेंटल हेल्थ में स्कूल और फैमिली दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फैमिली के रोल को हम कभी नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। फैमिली के रोल को हम लोग चाह करके कभी भी, मेरे प्यारे साथियों, नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। एक फैमिली ऐसी होती है जहां पर बच्चे ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताया होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना। जब मैं आप लोग देखते हैं कि जो परिवार होता है, उस परिवार का रहन सहन, खान पान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, वो प्रभावित करती है। हाँ, उसके ऊपर स्टडीज हुई है, इफेक्ट रहता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। निशा, हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। वो DSSB जैसे एग्जाम में पढ़ने की जरूरत होती है। बहुत सही बात कही शिखा आपने, मेंटल हेल्थ किल्स स्लोली स्लोली। एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। कोई एक परिवार है और उस परिवार के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक बच्चा है, वो बच्चा जब
10th क्लास पास करता है, वो कहता है मुझे आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं, जो आर्ट स्ट्रीम होती है वो लेनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साइंस पढ़ेगा और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के साइंस ले लेता है। 11th क्लास में फेल हो जाता है। अब आप ये सोचो, उस बच्चे ने पूरा 1 साल 11वीं कक्षा का मेंटल लेवल पे खुश होके निकाला होगा, दुखी होके। वो बच्चा क्या हो सकता था अगर वो आर्ट्स ले लेता तो, और उसको 11वीं में साइंस दिलवा दी तो वो क्या हो गया? उस बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया उस फैमिली ने, सत्यानाश कर दिया उस बच्चे की जिंदगी का। अब बहुत सारे पेरेंट्स जो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, वो देख पांडे जी की बेटी को, देख अपनी सुमन भुआ के बेटे को, ये जो बातें होती हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ऐसी जो गतिविधियां होती हैं, क्या उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट नहीं आता है? अफेक्ट आता है, 100% आता है। फैमिली हम लोग देखते हैं आजकल, मेरे प्यारे साथियों, संडे वाले माँ पापा, संडे वाले माँ पापा आजकल बच्चों के सामने, शहरों में ज्यादातर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है संडे वाले माँ पापा होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि जिनके संडे वाले माँ पापा बने हुए हैं। बच्चों के पास समय नहीं होता है ना? ये पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स कहते हैं बेटा खुशबू, पैसा दे रहे हैं ना हम, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल चाहिए था, दे दिया ना हमने लाकर। आपको ट्यूशन चाहिए थे, तीन तीन ट्यूशन लगवा दिए ना हमने तेरे। हाँ, अब वो बच्चा ये कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए बात करने के लिए। लेकिन फैमिली उस बच्चे के पास होते हुए भी नहीं है। शहरों में अकेलेपन के शिकार हैं बच्चे, याद रखना मेरी इस बात को। शहरों में जो बच्चे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो अकेलेपन का शिकार हैं। उनके पास संडे वाले मम्मी पापा, और संडे को अपने बच्चों को सुबह बोल देंगे चलो नहा लो, गाड़ी में बैठाएंगे और गाड़ी में बैठा करके चलो आज मूवी देखने चलते हैं, है ना? और वहां मूवी दिखा देंगे एक, फिर उसके बाद एक आइसक्रीम खिला देंगे, कहीं लंच करवा देंगे, डिनर करवा देंगे। हैप्पी संडे, बस ये, बस भाई हैप्पी संडे, बस बन गई जिंदगी। अरे पैसा कमाओ, बच्चों के लिए कमा रहे हो ना, लेकिन जिस वक्त आपके उस बच्चे को आपका समय चाहिए, याद रखिए, अगर आपने अपने बच्चे को 2 करोड़ रुपए का फ्लैट भी कमा करके दे दिया, और जब उस बच्चे को आपका समय चाहिए था और आपने समय नहीं दिया ना, तो उस बच्चे के लिए कीमती 2 करोड़ रुपए का फ्लैट नहीं, वो आपका टाइम है। बड़े मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ इशू ऐसा होता है जो एक बार हो गया बहुत लंबा समय ले लेता है। फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम तो जल्दी ठीक हो जाती हैं, मेंटल वाली बहुत लंबा समय ले लेती हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, ये जो मैं टर्म बता रहा हूं ना, ये टर्म आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेंगी, ये मैंने इजाद की हुई है अपने पढ़ाने के लिए। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से डिसीजन नहीं लेने देते हैं, है ना, कि हम लेंगे बेटा तेरे भी डिसीजन। बच्चे को
अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या वो सोचता है, उसे बताने तक के मौके नहीं देते। हर डिसीजन उस बच्चे का अपने आप से लेना है। ऑलराइट, आपने भी ऐसा देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स को, हमेशा 24 घंटे उस बच्चे के सिर पे मंडराते रहेंगे। बहुत गलत बात है। बच्चे को अपना स्पेस भी देना चाहिए। संडे वाले जो वो टाइम नहीं देते, हेलीकॉप्टर वो हैं जो इतना टाइम देते हैं कि उस बच्चे को ऐसा लगता है कब ये मेरे मम्मी पापा मेरा पीछा छोड़े, हाथ जोड़ता है, ये चले जाएं यहां से। साथियों, पेरेंट्स के जो रिलेशन है उनका बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। जिन पेरेंट्स में, जिन फैमिलीज में आपस में झगड़े ज्यादा होते हैं, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है, 100% आता है, आएगा ही आएगा। बिल्कुल श्रवणी पांडे, एकदम सही कहा आपने। जिन पेरेंट्स के आपसी झगड़े होते हैं, जो सिंगल पेरेंट होते हैं, उनके बच्चों में भी मेंटल हेल्थ इशू देखे जाते हैं। या जिनके पेरेंट्स किसी भी वजह से मान लो डाइवोर्स हो जाता है, या किसी के पेरेंट में से कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी भी वजह से डेथ हो जाती है किसी के, है ना, मदर की, फादर की, किसी की, तो प्रभाव पड़ता है बच्चे की जिंदगी के ऊपर। क्लियर हुआ? समझ में आया बहुत बढ़िया से? चलिए, और एक बात बताऊं, आज का जो हमारा भारत है, इसमें जो पेरेंट्स के रिलेशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। डाइवोर्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप एक बार देखो तो सही, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा और जो हमारे दादा दादी हैं, और आज जो अपनी जनरेशन है, उसमें कंपैरिजन करके देखो। आप लोगों को हर गली में डाइवोर्स के केस मिलेंगे, और कुछ तो ऐसे कि हर फैमिली की रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाता है। बाकी आप लोगों को एक पॉइंट और यहां पर हम लोगों को बताना है, देखना है कि जो टीचर हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। टीचर की मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, और उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो टीचर की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है, वर्कलोड। अभी आप लोगों को जो चीज मैं दिखाने वाला हूं, आप हैरान हो जाओगे। ध्यान से देखो। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर को लेके आया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, म्यूजिक, होम साइंस, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको पढ़ाने के लिए लाया जाता है ना। लेकिन उन टीचर से क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं देखो। एसएमसी का काम, पीडब्ल्यूएफ, एसएसए, एमडीएम, सीबीएसई बोर्ड, होम एग्जाम ड्यूटी, इको क्लब, यूडीआईएसई, प्रॉपर्टी, ऑफिस रिलेटेड, कल्चरल, सीएएल, लोकल आउटस्टेशन, आरटीआई, एनसीसी, एनएसएस, साइंस एग्जीबिशन, इंस्पायर, मानक अवार्ड, एनटीएससी, एडमिशन, लाडली योजना, प्राइमरी डीबीटीबी, स्पोर्ट्स, मेंटल मैथ्स, फ्री स्टेशनरी, फ्री यूनिफॉर्म, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, है ना, सेंसस ड्यूटीज, इरेक्शन ड्यूटी, फाइनेंशियल असिस्ट, ये चीजें पहले होती थी। अभी जो ये एक्स्ट्रा काम जो टीचर से करवाए जा रहे हैं, अब ये काम, पहले ये काम लगभग 30 होते थे, अब ये काम 90 हो चुके हैं।
एक टीचर जो स्कूल में लेके आया गया है, वो लेके आया गया है पढ़ाने के लिए, लेकिन उस टीचर को पढ़ाने के अलावा छोड़ करके ये 90 काम करवाए जाते हैं। पूरी लिस्ट तैयार की है मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके। दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च की मैंने, डाटा कलेक्ट किया बेटा। लास्ट टू लास्ट वीक में ये डाटा कलेक्ट किया था मैंने। अब तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा? कोई ध्यान नहीं रखेगा। और टीचर की मेंटल हेल्थ का जब ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। टीचर को तो क्लरिकल काम ज्यादा दिए जा रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो देखोगे, उसमें कुछ दिन पहले मैंने बोला भी था, दिल्ली सरकार के लिए एक वीडियो बनाकर डाली थी कि क्लरिकल काम टीचर से मत करवाओ। जितना काम टीचर से करवा रहे हैं उतनी सैलरी नहीं है टीचर की। टीचर की सैलरी टाइम पर भी नहीं आती है। दिल्ली में जो एमसीडी के टीचर हैं वो बेचारे धरना देते रहते हैं और उनकी सैलरी कभी टाइम पर नहीं आती। 2-2 3-3 महीने लेट सैलरी आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो समझ में आए होंगे। तो अब ये तो हमने वो चीजें देख ली कि क्या क्या इशू किस तरीके से होते हैं। तो जो फैमिली होती हैं, जो टीचर होते हैं, काउंसलर होते हैं, ठीक है, ये सभी बच्चे की मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, बच्चे की मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से कैसे हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए नोट्स जरूर पढ़ लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए मैंने तैयार करवाए थे। और जैसा कि मैंने आज की क्लास में कहा था कि क्लास आज की सुनने वाली ज्यादा है, लिखने वाली कम है। कल वाली क्लास भी सुनने वाली ज्यादा रहेगी। ऑल राइट, याद रखिएगा। तो आप सभी प्यारे साथियों से मैं अगली क्लास में मुलाकात करूंगा। बाकी आप सबको मेरा नाम पता है, अजय सिंह खर्ब। तो आप लोग अजय सिंह खर्ब फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। और आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही। तो संडे को आप लोग बेटा कोई कॉल या मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। पढ़ाया हुआ लगता कैसा है ये बताना जरूर, भले मैसेज करके। देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कैसा लगता है।